नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी और मेरे साथ सुकेश रंजन। और आज की जो खबर हमारे पास है वो बीजेपी खेमे से आ रही है। बिहार बीजेपी के खेमे से ऐसी खबर जो आपके कान खड़े कर देगी। और वो खबर ये है कि अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व कहता आया था, वो ये कह रहा है, अभी भी कह रहा है कि अगला चुनाव नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। लेकिन बिहार भाजपा को कुछ ऑब्जेक्शंस भी हैं। पिछले दिनों बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक होती है सांसदों की और तरह तरह के बोल सामने आए हैं। सुकेश, बताइए क्या क्या बोला गया? नहीं, नीतीश कुमार लीड करेंगे, इसको लेके कोई संशय नहीं है। नहीं, वो तो मैंने कह दिया, उसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नीतीश कुमार की सरकार से दिक्कतें हैं और यह बात बहुत मुखर तरीके से एक नहीं, दो नहीं, कई सांसदों ने बताई कि कहा जाता है कि सरकार हमारी है और यह सरकार कंटिन्यूटी में चली है। कुछ दिन के लिए छोड़ दे, 2 साल के लिए छोड़ दे तो लगातार बीजेपी और जेडीयू की सरकार चली है। लेकिन जो मुख्यतः शिकायत थी बैठक में वो ये थी कि कहने के लिए हम सरकार में हैं लेकिन हमारी सुनता कोई नहीं है। लोग अपेक्षा ये करते हैं कि ये सरकार में है तो ये काम हो जाएगा, लेकिन वो काम नहीं होता। तो ऐसे कहने वाले कई सांसद थे। गोपाल नारायण सिंह सबसे ज्यादा वोकल थे। सुशील सिंह जो औरंगाबाद के सांसद हैं वो भी लगातार बोले। छेदी पासवान बोले, दरभंगा के सांसद बोले। कई सांसदों ने बहुत वोकल तरीके से ये बात उठाई कि जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जो उनकी सुनी जानी चाहिए, जो एक साझा सरकार का कर्तव्य होना चाहिए, वैसा नहीं दिखता है। तो पहला तो ये बहुत ही स्ट्रांगली अंडरलाइन किया गया, लेकिन इस पे जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसका कोई सीधा सीधा जवाब नहीं आया। उनका जवाब यह था कि अभी हम दूसरे विषय पे बैठे हैं, इस पे अलग से एक चर्चा करने की जरूरत है, ये गंभीर विषय है, इस पे अलग से चर्चा होगी। तो वो बात टल गई। देखिए, ये स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है नीतीश कुमार की, और नीतीश कुमार शायद इसीलिए बहुत दिन तक लालू यादव के कुनबे के साथ नहीं रह सके, क्योंकि यह बात जगजाहिर है कि लालू यादव एक रस्टिक स्टाइल के पॉलिटिशियन है। लालू यादव के साथ जब वो सरकार में थे तो लालू यादव उनसे ज्यादा संख्या के साथ विधायक लेकर आए थे और उन्हें यह लगता था कि सरकार बनाने में हमारी बहुत बड़ी भूमिका है। हालांकि चेहरा नीतीश कुमार का था। तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो, लेकिन अगर अपने लोगों का कुछ काम कराना है, सीधे संपर्क साधना है एसपी से, डीएम से, जो स्थानीय स्तर पे जिस तरीके के काम होते हैं, तो लालू यादव भी फोन कर दिया करते थे। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे, वो भी फोन कर दिया करते थे। एक तीसरे जो उनके लड़के थे वो भी मंत्री थे, वो भी फोन कर दिया करते थे। तो ऐसा लगता था कि सत्ता का केंद्रीकरण नहीं है और नीतीश कुमार जो विश्वास करते हैं वो सेंट्रलाइज्ड पावर में विश्वास करते हैं। आप बहुत हद तक अगर पैरेलल खींचे तो आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग और नीतीश कुमार की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग करीब करीब एक है। बहुत मायनों में वो सिमिलर दिखता है कि नीतीश कुमार सेंट्रलाइज्ड पावर चाहते हैं, वो किसी तरीके का। इसीलिए आप बार बार सुनते होंगे, दबी जुबान लोग कहते भी हैं, कुछ लोग चुप होकर इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि एक सेकंड फिडल रोल में बीजेपी हमेशा से रही है जहां तक बिहार में सत्ता का सवाल है। इस सेकंड फिडल रोल को बदलने की जरूरत है क्या? क्या इस बारे में कुछ सांसद हैं जो बहुत गंभीरता से सोच रहे हैं? और खबर जो सुकेश बता रहे हैं कि बहुत से सांसदों ने अपने नेतृत्व से नीतीश कुमार की सरकार की शिकायत की उनकी सुनी नहीं जाती है। क्या 15 सालों से जो गठबंधन है उसमें यह पहली बार हुआ है? यह भी जानेंगे सुकेश से, लेकिन आपको यह भी बताते चले कि कुछ और भी हुआ, और वो ये कि इस बार मांग रखी गई कुछ सांसदों के द्वारा कि हमारी ताकत 2014 से लेकर 2020 तक में बढ़ी है, सपोर्ट बेस बढ़ा है, और ऐसे में बड़ा भाई और छोटे भाई वाली जो भूमिका होती थी विधानसभा चुनाव के दौरान, अब वो नहीं रहनी चाहिए। लोकसभा चुनाव में बराबर की सीटें लड़ी गई थी जेडीयू और बीजेपी के द्वारा, और विधानसभा चुनाव में भी बराबर की सीटें लड़ी जानी चाहिए। अब इसका क्या मतलब होगा सुकेश? क्योंकि अगर ये मांग उठ रही है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सुन रहा है और अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, फीडबैक भी देने के लिए 5 सितंबर तक कहा गया है सांसदों को लिख करके दीजिए, कोई असर? सांसदों को तो 1 महीने का काम दे दिया गया है। देखिए, मैं बार बार कहता हूं ये न्यू बीजेपी है, ये सांसदों को काम देती है।
सांसदों से ये पूछा गया, उनसे उनकी राय ली गई, आगे भी ली जाएगी, लेकिन अभी उनको एक काम दे दिया गया है कि 1 महीने तक 60 पंचायत में आपको क्या करना है, आप जाइए, लोगों से मिलिए, संपर्क करिए, ये उनको काम दे दिया गया है। ये आपने ठीक कहा कि एक नहीं बहुतेरे सांसद थे जिन्होंने कहा कि आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। जो हम पहले जो व्यवस्था थी कि 141 सीटों पे जेडीयू लड़ा करती थी, 102 सीटों पे भाजपा लड़ा करती थी, तो वो अंतर 2014 में हमने खत्म कर दिया, 2019 में हमने खत्म कर दिया, जब हम बराबर की सीटों पे लड़े थे। तो अब हम 50-50 के पार्टनर होने चाहिए। इस पे भी केंद्रीय नेतृत्व का कोई प्रतिक्रिया भी नहीं, कोई संज्ञान उन्होंने लिया होगा, लेकिन उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन अपनी भावना से अवगत करा दिया गया राष्ट्रीय नेतृत्व को कि हम ऐसा चाहते हैं। क्योंकि देखिए, इसमें एक लोकल लेवल की पॉलिटिक्स भी समझिए। अपने सांसदों को ये बताना पड़ता है अपने क्षेत्र की जनता के लिए और वहां के कार्यकर्ताओं के लिए, वहां के नेताओं के लिए, कि हमने अपनी बात प्रमुखता से रखी है। हम यहां से अगर भाजपा का सांसद है तो हमारे अधिक से अधिक कैंडिडेट लड़ें, ये उनको भी एक मैसेज देना जरूरी होता है। तो कम से कम अपने स्तर पे वो ऐसा करके एक तरीके से वो अपने जो उनका जो इनर कॉन्शियंस है, हाँ, उसको भी सेटिस्फाई करते हैं और वहाँ एक मैसेज भी देते हैं कि हमने अपने लेवल पे बोल दिया। इस पे राष्ट्रीय नेतृत्व ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है। ये बात है कि अनुपात के हिसाब से सीटें होंगी, अनुपात के हिसाब से अगर सीट होंगी और कितने एमएलए हैं उसके आधार पे अगर सीटें होंगी तो उसमें नीतीश कुमार बार्गेन करेंगे। और पिछले दिनों जिस तरीके से ज्वाइनिंग हो रही है, मैंने कल परसों भी आपके साथ चर्चा में कहा था कि नीतीश कुमार एक फील्डिंग ऐसी सजा रहे हैं जिसके आधार पे वो डिमांड ये कर सके कि आपसे ज़्यादा लोकसभा में हम बराबर की सीटों पर लड़े, लेकिन विधानसभा का जो मेक है वो अलग है। वहाँ हमारे विधायक ज़्यादा हैं, हमारे विधायक ज़्यादा जीत कर आए हैं, हमारी जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत अच्छी है। हम 100 सीटों पे लड़े थे, हम 71 जीत कर आए थे, तो हमको इसमें ज़्यादा सीटें चाहिए होंगी। तो इसके लिए भूमिका उन्होंने तैयार कर ली है। और एक बात जान लीजिए, नीतीश कुमार का जो स्वभाव है, जो मैंने आज तक देखा है, पिछले 20-21 सालों से मैं देखता आ रहा हूँ, नीतीश कुमार पहले ये बात खुद नहीं करते हैं। नीतीश कुमार की तरफ से कोई बात करेगा, वो इस डिमांड को पुश करेगा और उसके बाद फाइनली जब उस लेवल पे चर्चा आएगी कि हाँ अब ये फाइनल सेटलमेंट होना है, तो पहले भी नीतीश कुमार उसी समय आते थे। मेरे ख्याल से पिक्चर में नीतीश कुमार उसी समय आएंगे। लेकिन ये अंदर खाने से ये बात बताते हैं जेडीयू के लोग कि चाहे जितने संबंध खराब हो गए थे प्रधानमंत्री के साथ नीतीश कुमार के, कि दोनों बिल्कुल अलग अलग धुरी पे चले गए थे जब उन्होंने एनडीए छोड़ा था, उतने ही संबंध आज की डेट में अच्छे हैं। और इसलिए ये जब लोकसभा का चुनाव, जब वो सत्ता में आरजेडी को छोड़कर बीजेपी के साथ सत्ता बनाई थी उन्होंने, तो उस समय भी नीतीश कुमार को ये आश्वासन शायद प्रधानमंत्री की तरफ से मिला था कि बिहार में आप जैसा कहेंगे वैसा होगा। तो मुझे लगता है कि वो जो एक अश्योरेंस है प्रधानमंत्री का, मुझे लगता है कि जेडीयू के लोग समझते हैं कि उस एश्योरेंस के आधार पर अगर चला जाए तो वो एक बड़े पार्टनर के तौर पे आज भी होंगे विधानसभा चुनाव का, जहां तक सवाल है। सांसद जो कह रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री उसे नजरअंदाज करेंगे या फिर वो इस बात को प्राथमिकता देंगे जो नीतीश कुमार से वादा है उनका कि बिहार में आपकी ही चलेगी? मेरे पास सुकेश एक लिस्ट है, कुछ सीटें हैं, पालीगंज, सासाराम, केवटी, इन जगहों के दो तीन और सीटें हैं। इन जगहों के जो विधायक थे उनको जेडीयू में शामिल किया गया है। ये वो सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पास तब भी थी जब भारतीय जनता पार्टी 101 सीट लड़ी थी। 142 सीटों पर जेडीयू लड़ी थी, 2010 की बात हो रही है। अब ये 5 सीटें जब आपने वहां के विजेता उम्मीदवारों को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया, भारतीय जनता पार्टी ये तब भी रखती थी, तो क्या ये सीटें छोड़ देगी भारतीय जनता पार्टी? क्या आपको लगता है कि इस तरह की जो दिक्कतें सामने रखी गई हैं नेतृत्व के सामने कि देखिए हमसे बिना पूछे हमारी सीट पर आरजेडी के लोगों को ले लिया गया है, तो क्या इस तरह के हिसाब किताब में आपको लगता है कि ये जो एका है, जो यूनाइटेड फ्रंट शो करने की बात बीजेपी और जेडीयू के बीच होती है, उसमें इरिटेंट का काम नहीं करेगी? ये फ्रंट है ना, ये अलायंस है, और ये अलायंस जब जीत कर आएगी तब अलायंस की तरह काम करे। ये तो ठीक है, राजनीति में ये तो होता है। लेकिन अगर आप दो अलग अलग दल हैं तो अपनी संख्या आप कैसे बढ़ाएंगे? मैं बार बार यही कह रहा हूं
कि नीतीश कुमार ऐसे विधायकों को, ऐसे नेताओं को ज्वाइन करा रहे हैं अपनी पार्टी, ताकि वो अपनी संख्या बढ़ा सके। अभी और भी इसमें इजाफा होगा, हो सकता है बहुत सारे आरजेडी के लोग अभी भी आने को तैयार हो जाएं उनकी तरफ, तो वो उनको भी लेंगे, और भाजपा के लोग जो जिनके खिलाफ वो जीत कर आए थे उनको भी लेंगे। तो नए सिरे से मैं लगातार कह रहा हूं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन जो 2010 और उसके 2005 उस समय जो एक स्मूथ ऑपरेशन था, वैसा नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में नीतीश कुमार ने जो सीटें लड़ी और बीजेपी ने अपनी सीटें बढ़ाई, वो तमाम बड़े सीटों पे लड़ी थी, ज़्यादा संख्या पे लड़ी थी। तो उन दोनों को रिकंसाइल करना पड़ेगा कि हमें अपने स्ट्रक्चर में बदलाव करने की ज़रूरत है, नए सिरे से बैठने की ज़रूरत है। और इसीलिए मैंने कहा बार बार, मैंने पिछली बार भी आपको कहा था कि बीजेपी के बड़े नेता, आज मुझे जानकारी है कि कुछ बड़े नेता पटना चले गए हैं, वो कैंप करेंगे वहाँ, और इन्हीं निटी-ग्रिटीज को ठीक करने के लिए कि आखिर कैसे एक सामंजस्य बनाया जाए। अभी एलजेपी प्ले में नहीं आई है, अभी उन्होंने भी अपनी डिमांड, बात छोड़ दीजिए, उन्होंने अपनी डिमांड और जेडीयू के बीच का जो हिसाब किताब है, हमें तो उस बारे में अभी मैं वही कह रहा हूं कि वो उसमें भी अब नई चीजें सामने आ रही हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक बात आपने बताई कि कुछ सांसद कह रहे हैं कि देखिए सम्मानजनक समझौता। अब ये सम्मान की बात ऐसे सहयोगियों में कैसे आने लगी जो 15 साल पुराने सहयोगी हैं, बीच में कुछ महीनों को, कुछ 1-1.5 साल छोड़ दीजिए, तो सम्मान की बात सामने आने लग गई है, उनका सुना नहीं जा रहा है। कुछ लोगों को लगता है बराबर ये कंप्लेन पुरानी थी, हमारी सीटों पर नए लोगों को शामिल कराया जा रहा है। संजीव, ये कंप्लेन उनकी पुरानी है। बिहार बीजेपी के बहुत सारे नेताओं से जब आप पूछेंगे तो ये उनकी पुरानी शिकायत है कि जिस तरीके का शासन है उनकी नहीं सुनी जाती। और बहुत लोग तो बहुत वोकल हो कि ये बात कहते हैं कि डीएम नहीं सुनता उनकी, एसपी नहीं सुनता, वो वहां के लोकल स्थानीय स्तर पे वो वहां के सांसद हो सकते हैं, विधायक हो सकते हैं, लेकिन डीएम और मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे हैं तो बीजेपी नेतृत्व वाले भी नहीं सुनेंगे। बीजेपी आज तक नहीं सुनी गई है, आज तक नहीं सुनी गई है, क्योंकि वहां एक ऐसा फिगर उनके सामने है जिसको वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। नीतीश कुमार के तौर पे उन्हें एक ऐसा नेता दिखता है नीतीश कुमार में जो उनकी वैतरनी पार लगाता है, उसके बिना वो नहीं जीत पाए। पिछली बार उन्होंने कोशिश की, बहुत मैसिव कैंपेन किया प्रधानमंत्री ने, लेकिन नीतीश कुमार और लालू यादव जब मिल गए तो बीजेपी बहुत पीछे रह गई। तो नीतीश कुमार के पैरेलल एक नेतृत्व बीजेपी अपना खड़ा करे और उनकी तरह अगर डिप्टी सीएम कोई हो तो वो उतना ही पावरफुल हो, उतना ही असर्टिव हो, ऐसा आज तक नहीं हो पाया। ये सुशील कुमार मोदी बहुत ही पुराने कार्यकर्ता हैं, बहुत ज़्यादा बीजेपी में अगर सबसे ज़्यादा किसी ने स्थानीय स्तर पर भ्रमण किया है, दौरा किया है, रैलीज की है, बस यात्रा, रथ यात्रा निकाली है, वो सुशील मोदी ने किया है। लेकिन सुशील मोदी एक अच्छे डेप्यूटी हैं, वो ऐसा लगता नहीं है कि वो अलग पार्टी के मुखिया हैं, अलग पार्टी के। क्यों ले जाएं? ये बीजेपी को सोचना पड़ेगा, वो बीजेपी को सोचना पड़ेगा कि क्या वो बियॉन्ड सुशील मोदी सोचने को तैयार हैं। और वो बियॉन्ड सुशील मोदी तब सोचेंगे जब राष्ट्रीय स्तर पे ऐसा कोई नेतृत्व तैयार किया जाता है, ऐसी कोई रणनीति तैयार की जाती है कि नीतीश कुमार के सामने एक पैरेलल ऐसा खड़ा करना है कि हमारा वजूद अपने आप में हो, ये कोऑर्डिनेशन हो। और यही बार बार होती है कि ये कोऑर्डिनेशन कमेटी बने, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात कर रहे हैं चिराग पासवान, क्योंकि मैंने कहा कि एक जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है नीतीश कुमार की, उसमें ये बात बार बार उभर कर आती है कि वो तमाम चीज़ें अपने पास रखते हैं। वो बहुत एक लीवे जो देना होता है वो दूसरे दल को नहीं देते हैं। वो मुख्यमंत्री हैं तो वो कमांड में दिखना चाहते हैं, वो कमांड में होते हैं। और इसलिए मैंने कहा कि अगर आप पैरेलल खींचे, जिस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे और आज प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो ही सीम्स टू बी इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। तो नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री के तौर पे वैसा ही बिहेव करते हैं। और ये शिकायत बीजेपी नेताओं की रही है कि हमारी नहीं सुनी जाती, ये पहले भी रही है, वो आज भी परसिस्ट कर रही है। अगर इसमें केंद्रीय नेतृत्व कोई इंटरवीन करता है, नीतीश कुमार से बात करता है और उसमें कुछ फेरबदल की कोशिश करता है, तब बात देखिए। प्रोग्राम होता है, जाहिर है, लेकिन नहीं है ना, आप आज तक नहीं है ताकतें अपने अंदर, तभी तो जरूरत पड़ती है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की। देखना है कि इस पर क्या होता है, क्योंकि एक दल एनडीए में ये कह रहा है। दूसरी बात, जीतन राम मांझी की वापसी पर हम लोगों ने बात भी की और 30-31 अगस्त की तारीख भी मुकर्रर थी। जीतन राम मांझी मगध क्षेत्र से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी का खासा दबदबा और ज़्यादातर सीटें वहाँ पर मगध में
बीजेपी के पास है। अब कहा यही गया था जीतन राम मांझी के द्वारा कि 30-31 को आपको पता चल जाएगा, यानी कि हमारी एंट्री की बात हो जाएगी, वो भी नहीं हुआ। तो क्या ये जेडीयू की तरफ से एक तरफा निर्णय जो लिया गया, भारतीय जनता पार्टी अभी तक ऑन बोर्ड उससे नहीं है? क्या ये कंक्लूजन सही रहेगा? देखिए, उनकी बातचीत तो नीतीश कुमार से हुई है और नीतीश कुमार ने यूनिलैटरल तरीके से उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश की, जिसके बारे में आप कह रहे हैं उसी अंदाज में उन्होंने मुझे किया। लेकिन जिस पॉइंट तक वो चले गए हैं, मुझे लगता है कि जीतन राम मांझी अब वापस यूपीए की तरफ तो नहीं जाने वाले हैं। उनको कोई अश्योरेंस मिला होगा नीतीश कुमार से, और नीतीश कुमार ने ऊपर के स्तर पे बीजेपी से बात की है नहीं की है, वो अपने कोटे से सीटें देंगे, इसलिए सीटें बहुत कम देने की चर्चा हो रही है कि उन्होंने 15 डिमांड किया था, 5 सीटें कही हैं नीतीश कुमार ने, तो नीतीश कुमार अपने कोटे से उनको कुछ सीटें देंगे नहीं देंगे, ये मतलब जो भी सीटें देंगे मुझे लगता है कि नीतीश कुमार अपने कोटे से ही उनको देंगे। वो किन जगहों पर लड़ना चाहते हैं वो वही क्षेत्र होगा जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, मगध क्षेत्र, उसमें कौन सी सीट ऐसी होगी जो मुफीद होती है उनके लिए, वो तय होगा। लेकिन आज की तारीख में मुझे लग रहा है कि ये फोरगॉन कंक्लूजन है, उनका एनडीए में आना करीब करीब तय है। हाँ, भले ही कुछ टल गया हो, लेकिन सुकेश बता रहे हैं कि उनका आना तय है। लेकिन इसके आगे भी बात जाती है। वैचारिक रूप से जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी एक प्लेटफॉर्म पर हमेशा से दिखाई पड़े हैं, और यही वजह है कि विचार के दूसरे कोने पे खड़े राष्ट्रीय जनता दल, वाम दलों के खिलाफ खड़े होकर के इन्होंने सरकारें भी बनाई हैं। लेकिन इस बार ऐसे मुद्दे भी उठे और बातचीत में ये बहुत धड़ल्ले से कहे जा रहे हैं, सीएए एनआरसी पर जेडीयू साथ नहीं, 370 पर साथ नहीं, 3 तलाक के सवाल पर साथ नहीं। वैचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी जो आज की तारीख की है, 2014 के बाद की भारतीय जनता पार्टी, अब तो वैचारिक कहीं ना कहीं मतभिन्नता है जेडीयू के साथ। आपको लगता है ये भी प्ले करेगा? नाराजगी की वजह ये भी है? 2-3 इश्यूज जो थे पहले भी थे, कॉमन सिविल कोड था, राम मंदिर था, धारा 370 था, इस पे चर्चा नहीं थी जेडीयू और बीजेपी के बीच में। ये एक वर्केबल अलायंस बनाया गया था जिसमें हम बिहार के स्तर तक बात करेंगे, बिहार कैसे आगे बढ़ेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये चीजें हो चुकी हैं और इन चीजों को पार्लियामेंट में अपनी कभी बहुत फीबल सा विरोध, कहीं मुझे मैं कहने में गुरेज नहीं है कि कई बार आप वॉकआउट करके उनको सपोर्ट कर दिया आपने, तो एक बिहार के स्तर पे जो एक संदेश देने की ज़रूरत थी, नीतीश कुमार ने को लगा कि वो मैंने कर दिया है। मुझे लगता है कि ये जो राष्ट्रीय स्तर पे जो मुद्दे हैं, वैचारिक स्तर पे जो कुछ विरोध नीतीश कुमार की पार्टी और बीजेपी का है, वो वहाँ के पॉलिटिक्स में प्ले में नहीं आता है, वो नहीं आएगा, क्योंकि इन्हें मालूम है कि ये दोनों अलायंस ही है जो आरजेडी और उनके अलायंस को टक्कर दे सकता है। इसलिए ये अलायंस सीमेंट करने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें जिस पे जो डिबेटेबल हैं, जिस पे चर्चा हो सकती है या जो भविष्य में होनी है, अब तमाम चीज़ों पे जेडीयू तो खिलाफ थी। राम मंदिर का कोर्ट से निर्णय आ गया, धारा 370 केंद्र सरकार ने पलक झपकते कर दिया, उसमें किसी से कोई राय मशवरा की जरूरत नहीं समझी गई। तो केंद्र में जो बुलडोज करने की कोशिश होगी, वो एक मैसिव मेजॉरिटी में सरकार है, उसे लगता है कि वो कर लेगी। जहां तक बिहार का सवाल है, हमें वहां पे सत्ता में बने रहने के लिए नीतीश कुमार की जरूरत है, तो एक वर्केबल अलायंस करने की जो नेसेसिटी है उसको पूरा किया जाए, इन चीजों को छोड़ दिया जाए। आपकी बातों से ये लगने लगा है कि ये गठबंधन मजबूरी का गठबंधन बनता जा रहा है क्या? ये तो स्वेच्छा का गठबंधन था। मुझे याद है 2005 का वो दौर, नया बिहार नीतीश कुमार, और बड़े एहलाद के साथ अटल जी ने और बाकी तमाम लोगों ने उन्हें वहां लड़ने के लिए भेजा। अब हम ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मजबूरी है क्योंकि आरजेडी को तभी हराया जा सकता है। ये तब्दीली कब आ गई? देखिए, मैं इससे थोड़ा डिफर करता हूं कि ये बहुत स्वेच्छा का और बड़ा नैसर्गिक गठबंधन था। ये नैसर्गिक गठबंधन था नहीं। लालू यादव से अलग होकर निकले नीतीश कुमार ने अपनी एक छवि बनाई। वो छवि ऐसी थी जो लालू यादव को टक्कर दे सकती थी। वो छवि एक ऐसे नेता की थी जो बिहार को आगे बढ़ा सकता है, और इसीलिए बिना किसी से चर्चा किए आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ने फैसला किया नीतीश कुमार बिहार को लीड करेंगे। जो नैसर्गिक गठबंधन मुझे लगता है वो अभी भी लालू यादव और नीतीश कुमार का गठबंधन है, जो ऐसा गठबंधन है जो अगर आप जमीन पे देखें तो बड़े आराम से घुल मिल जाता है। यह गठबंधन शुरू से ही सत्ता का गठबंधन था। यह गठबंधन बिहार बनाने के नाम पे सत्ता में लिया गया फैसला था कि यह गठबंधन जो है वो लालू यादव को दूर
के रख सकता है और इसीलिए इसको साथ लेकर चलने की जरूरत है, इस गठबंधन को साथ रखने की जरूरत है। तो ये नैसर्गिक गठबंधन नहीं था, ये सत्ता के लिए गठबंधन हुआ था, आज भी ये सत्ता के लिए ही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।